ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखते चले, एक बार नोट्स देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। पीवाईक्यूज देखेंगे इसके बाद। तो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? ऐसा नेम सजेस्ट है ना, मल्टीपल हैलोजन एटम होंगे। अगर एक है तो उसको अपन मोनोक्लोरो बोलेंगे। अब एक से ज्यादा वाले की बात करेंगे अपन तो डाइक्लोरो हो गया, ट्राइक्लोरो हो गया। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़े हैं, जैसे कि हमने मीथेन में ही देखा था कि मीथेन में जब CH4 की जगह एक क्लोरीन ने ली थी तो दैट वाज नोन एज CH3Cl, अपन उसको क्लोरोमीथेन बोल रहे थे। फिर जब एक और हट आ गया था तो क्या था ये? डाइक्लोरोमीथेन। देन CHCl3 वाज ट्राइक्लोरोमीथेन। ये सब आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं, जिसमें एक क्लोरोफॉर्म था कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म, और एक हमारा CCl4 दैट इज कार्बन टेट्रा। तो ये सब पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स है। कहने का मतलब the compounds containing two or more than two halogen atoms। पढ़ रहे डेफिनेशन देखो नोट्स में। compounds containing two or more than two halogen atoms are called polyhalogen compounds। आगे की भी लाइन पढ़ो एक बार, क्या है? डाई ट्राई, अब ज्यादा ही है तो अपन उसको क्या बोल देंगे? पॉली, मेनी। ठीक है, कुछ एग्जांपल थी, जैसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन, यही वाला CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन इज अ वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अभी हमारे सब क्या होते हैं? हमारे वही इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स थे हमारे। पोलर सॉल्वेंट में अपन वाटर पढ़ते थे, तो हमने बात की थी ना कि हमारे अल्किल हालाइड्स जो है, हेलो एल्केन है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर। ये सब ऐसा सॉल्वेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, एज अ मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट, harms the human central nervous system CNS. Higher level of methylene chloride in air causes dizziness, nausea, tingling, numbness in the fingers and toes. Direct contact with eye can burn the cornea। मतलब ये सब आपके जो गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं। ठीक है, एक आपका ट्राइक्लोरोमीथेन है जो क्लोरोफॉर्म है ना। इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो जिसकी फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना कि chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to form an extremely poisonous gas, carbonyl chloride। फॉर्मूला होता है इसका COCl2, जिसको कॉमनली हम फॉस्जीन बोलते हैं, जो एक तरह की पॉइजनस गैस है। वो भी कहा कैसे बन रही है? देखो उसके ऊपर लाइन में क्या लिखा है? स्लोली ऑक्सीडाइज बाई एयर। मतलब आप कभी भी क्लोरोफॉर्म को ऐसे बाहर खुले में नहीं रख सकते, बिकॉज वो एयर के साथ कंबाइन करके पॉजिटिव गैस बना लेगी विच इज पॉइजनस। तो इसलिए इसका रीजन क्या है? व्हाई इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, बॉटल्स लिखा है देखो। ऑल्सो स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट भी नहीं चाहिए ना, उसको लाइट से भी दूर रखना है, तो डार्क कलर्ड बॉटल्स में अपन उसको स्टोर करेंगे। राइट, ऐसे ही हमने अभी ग्रिग्नाट का ही पढ़ा था ना, तो ग्रिग्नाट का लाइट का कोई इशू नहीं है, मॉइस्चर से बचाना है उसको। किससे बचाना है? मॉइस्चर से। मतलब ड्राई कंडीशन में होना चाहिए आपका क्या? ग्रिग्नाट रिएजेंट, वरना उसको भी पानी मिलेगा तो वो पानी से H+ लेकर के मीथेन बना देगा या कोई भी अल्केन बना देगा, जो भी आपने अल्किल लिया होगा उसके साथ। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट, alkaloids, iodine and other substances. The major use of chloroform today is in the production of freon refrigerant R22। It was once used as once ना, अभी आजकल यूज नहीं करते फॉर एनेस्थीसिया इन सर्जरी, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज फॉर सर्जरी एज एन एनेस्थीसिया। ठीक है, ट्राइआयोडोमीथेन को आयोडोफॉर्म, जैसे हम क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं ना, तो CHCl3 है, तो आयोडीन क्या आ जाएगा? तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा। तो इनको जनरल क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। दे आर जनरली नोन एज हेलोफॉर्म। तो उसमें आप ब्रोमीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, तो वो आपके जनरल कैटेगरी क्या हो जाएगी उनकी? हेलोफॉर्म। तो इट वाज अर्लियर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक, but the antiseptic property are due to liberation of free iodine and not due to iodoform itself। तो आजकल हम आयोडोफॉर्म ना लेकर के आयोडीन को ही अल्कोहल में डिसॉल्व करके क्या बना देते हैं उसको? टिंचर ऑफ आयोडीन, जो आज हम यूज करते हैं ना एंटीसेप्टिक। आप जब ड्रेसिंग कराते तो एक ब्लैक कलर का लिक्विड लगाते हैं कॉटन से, तो वो बेसिकली क्या है? वो टिंचर ऑफ आयोडीन है, क्योंकि बेसिकली आयोडीन का ही मेन रोल है एज एन एंटीसेप्टिक। तो वाई टू टेक आयोडोफॉर्म एंड उसको यूज करें एंटीसेप्टिक? आयोडीन तो हमारे नॉर्मल सॉलिड आयोडीन लेकर के भी आप उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर दोगे तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा।
फिर टेट्राक्लोरोमीथेन दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बहुत कॉमनली यूज सॉल्वेंट है ना। जो चीजें आपकी नॉन पोलर सॉल्यूट है वो इसी टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। पोलर सॉल्यूट के लिए तो हमारे पास वाटर है, बट फॉर नॉन पोलर सॉल्यूट वी नीड दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। इट इज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। देखो इनका यही सब आएगा ना, यूजेस, तो आपको यूजेस अंडरलाइन करके याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। जो दो मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो एक क्लोरोफॉर्म वाला है जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोग के साथ, कि व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, क्लोज्ड बॉटल्स, और दूसरा ये डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेज leading to increased skin cancer, eye disease and disorders, and possible disruption of the immune system. फ्रियॉन्स भी देख लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFCs, commonly known as freons. Compounds of methane and ethane are collectively known as freons, which are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gases. कुछ एग्जांपल दिए, जैसे फ्रियॉन 12 है तो CCl2F2, ये उसका क्या है, फॉर्मूला है, मतलब यही मीथेन से ही बनेगा। ये मीथेन में चारों क्लोरीन होते तो अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे थे इसको। अब वो चारों हाइड्रोजन की जगह चार अलग अलग हाइड्रोजन आए हैं, दो एक टाइप के, दो दूसरे टाइप के, CF2Cl2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियॉन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स कर सकते हैं ना, पहले आप क्लोरीनेशन करा दो तो चारों क्लोरीन हो जाएंगे, फिर स्वाट्स को भी कंट्रोल्ड स्वाट्स कराओगे तो दो क्लोरीन रिप्लेस होंगे दो फ्लोरीन के साथ, दो क्लोरीन रह जाएंगे। स्वाट्स से तो अपन एफ लाते हैं ना, फिंकलस्टीन से आई लाते हैं, और स्वाट्स से एफ का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। डीडीटी, आईयूपीसी ने, आईयूपीसी नहीं बोलना चाहिए, पैरा पैरा डैश यूज किया ना, पीपी डैश दिख रहा है आपको लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या है, पैरा पैरा डैश। अब पैरा पैरा डैश क्या होता है, अपन पैरा तो पढ़े हैं, पर पैरा डैश क्या है। अब अगर देखो वहां पे दो बेंजीन रिंग है, तो दोनों बेंजीन रिंग में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि एक के लिए अपन पैरा बोल रहे हैं तो दूसरे के लिए पैरा डैश बोल देंगे। अब देखो ना, ये हमारा मेन कंपाउंड तो ये वाला बोल रहे हैं अपन ना, इथेन। अपन नाम क्या बोले थे कल, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, इथेन। इथेन क्या होता है हमारा, CH2 CH3 CH3, ये होता है इथेन। CH3 CH3 इथेन, C2H6, मीथेन CH4 होता है, उसमें CH2 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा इथेन C2H6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है इसमें, तो पहले अपन इथेन बनाएंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इथेन बनाने का। फिर क्या बोल रहा है, डाइक्लोरो डाइफिनिल, तो आपने इसी में क्या कर दिया देखो, और ट्राइक्लोरो इथेन, तो आपने ये तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, यहां क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन, ट्राइक्लोरो इथेन। और डाइफिनिल बोला है तो यहां पे दो फिनिल लगाना पड़ेगा, एक एच हट जाएगा, सॉरी एक एच बच जाएगा, बाकी दो एच हटने वाले हैं ना, तो क्या होगा यहां पर, एक एच रह जाएगा और बाकी दोनों में क्या आ जाएगा, फिनिल। पर वो डाइफिनिल भी अकेला नहीं है, देखो क्या लिखा है, डाइक्लोरो डाइफिनिल, तो इन सब में क्या है, क्लोरीन है। कहां पर है, पैरा पोजीशन पे, तो दोनों के पैरा पोजीशन है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए एक को पैरा बोल रहे हैं, दूसरे को पैरा डैश बोल रहे हैं। तो पैरा पैरा डैश, और इनमें क्या है, क्लोरीन है, दोनों में क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो, होगी सारी ब्रांचेस कंप्लीट। फिर हमारा पेरेंट क्या है, इथेन। ठीक है, तो ये आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इट इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ओडरलेस क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड। इंसेक्टिसाइड, वही पेस्टिसाइड होते हैं। इट बिकेम इनफेमस फॉर इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो मैं कल डिस्कस किया था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आपका एनवायरमेंट इससे इंपैक्ट करेगा, वही बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल में पढ़ते थे अपन क्लास 10th में। डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1874। ठीक है, जो भी है, एक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो भी है, ठीक है, वाज यूज्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, छोड़ दो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब जीके है। ठीक है, तो ये नोट्स को अपने कॉपी में ही चिपका लेना, कहीं पर स्टेपल कर लेना, और जो काम की चीज है मैंने आपको बता दी है। फ्रियॉन्स एक अच्छे से पढ़ना, फ्रियॉन्स का एग्जाम्पल कभी कभार पूछ सकता है, फ्रियॉन्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म का वो गिव रीजन वाला, एंड डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है,
चलिए इसको पीवाई किस कंप्लीट करते हैं। कुछ देखे क्या, स्टार्ट किए क्या कुछ क्वेश्चंस? कुछ होमवर्क दिया था क्या इसमें? एक्सरसाइज में देखो और भी क्वेश्चंस है ना, हमने कुछ तो इसके भी स्किप किए हैं, उसको आप देखेंगे। और इस टाइप के ना और भी, ये भी कन्वर्जन ही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारे पूरे कन्वर्जन हैं। तो इसको ट्राई करेंगे 11 और 19 को। इसमें तो कुछ दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेंगे मेरे से, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली इज। SN1 याद करिए क्या था, रिवाइज करके आए हो? SN1 क्या था, फुल फॉर्म क्या था इसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों था? बिकॉज इसका ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा था, फॉलोड बाय सेकेंड स्टेप जिसमें उस कार्बोकैटायन पे आके हमारा हैलोजन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बैक अटैक इसमें नहीं था, बैक अटैक SN2 में था, जहां पे दोनों मॉलिक्यूल एक साथ इन्वॉल्व थे ना। एक इधर से निकल रहा है, दूसरा पीछे से एंटर कर रहा है। बट अब इनमें भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पीछे से एंटर करने की जगह नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब देखो इनमें से ये तो बेंजीन है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे भी आसानी से नहीं करता है, तो ये तो छोड़ ही दो। इसमें तो SN1 SN2 पढ़े भी नहीं थे अपन। अपन SN1 SN2 कहां पढ़े थे? हेलो अल्केन में, नॉट इन हेलोअरीन। हेलोअरीन तो अपन कल ही पढ़े थे ना, कि हेलोअरीन में होगा पर मुश्किल से होगा, ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो 623 केल्विन टेम्परेचर दे रहे थे, 300 एटीएम प्रेशर दे रहे थे। फिर उस ड्रास्टिक कंडीशन को कम करने के लिए नाइट्रो लगा रहे थे, या साइनाइड लगाओगे, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, याद आ रहा है? तो ये तो एकदम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब बचे ये तीनों। सी, तो बी ने क्या गुना किया है? अच्छा, बी 1 डिग्री है और सी 2 डिग्री, तो ए भी तो 2 डिग्री है ना, मतलब बी भी नहीं हो सकता ना। बी 1 डिग्री है, बी SN2 देगा। बी क्या देगा? SN2, बिकॉज हमने ये ऑर्डर पढ़ा है, आप याद करो ऑर्डर क्या था। SN2 का ऑर्डर था कि मिथिल सबसे फास्टेस्ट रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री। और SN1 का जस्ट उल्टा। तो SN1 में सबसे फास्टेस्ट कौन देने वाला है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड सबसे लास्ट में मिथिल। देंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो, ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बच्चे ये दोनों दोनों ही 2 डिग्री हैं, है ना। पर ज्यादा किसमें, किसमें? ए वाले में, हाँ ये है ना डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा ना, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट रहेगा, तो ये बैक अटैक नहीं करने देगा। मतलब भीड़ ज्यादा यहाँ पे है ना, तो ये आपका देगा SN1 फास्टर। जिसमें भीड़ ज्यादा रहेगी वो बैक अटैक नहीं करवाने देंगे, तो उसमें क्या होगा आपका? SN1 होगा, SN2 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये बनाओ आप लोग जल्दी से कॉपी में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो कंपाउंड प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन रिंग है, ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है। हाँ मार्कोनिकॉफ करो ना। तो बेंजीन रिंग को कुछ मत कहना, बेंजीन रिंग सिर्फ डराने के लिए बनाए हैं, सुन रहे हो क्या? ये सिर्फ डरा रहा है आपको, बाकी काम हमें पता है किसका है। सिर्फ ऊपर जो एल्कीन है, एल्कीन लगा है ना ऊपर, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, जहां देखोगे तो एडिशन रिएक्शन याद आना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? अब एडिशन किसका करा रहे हैं देख लो आप, HBr का। और एरो में कुछ लिखा नहीं है ना, क्या लिखा होता एरो में? पर ऑक्साइड लिखा होता तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ करते, ठीक है। अभी तो मार्कोनिकॉफ होने वाला है, कर लो।
है ना फर्स्ट वाला, कहाँ लगाए, इसको कुछ मत करना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारा, हाँ अब बताइए, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एच यहाँ जाना चाहिए ना जहाँ पे एच पहले से, और बी आर वहां जहाँ पे एच कम है, मतलब यहाँ आपका लग जाएगा ब्रोमिन, और ये हो जाएगा आपका सी एच। तो यही बना है सब। नेक्स्ट देखो, सीधा कहां पर, सेकेंड वाले में बोल रहे हैं ना, ये बेंजीन थोड़ी ना है, हाँ रिंग में। देखिए देखो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, मोनो हेलो प्रोडक्ट पूछा है। आप एक ऐसा बना सकते हो, कौन सा वाला, जिसमें ये डबल बॉन्ड हटा देना। अभी जैसे आपने एचबीआर ऐड किया तो डबल बॉन्ड हटाए ना, जब भी एडिशन होगा तो बॉन्ड कम करना मत भूलना, है ना। तो आपने बॉन्ड हटा दी डबल बॉन्ड, और एक को एच दे दिया, दूसरों को क्या दे दिया, बी आर दे दिया। अब यहाँ तो दोनों ही बी आर है, तो आप क्या दोगे, दोनों को बी आर ही दोगे, इसको भी बी आर दोगे और इसको भी बी आर दोगे। बट ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ मोनो हेलो प्रोडक्ट। ये मोनो हेलो थोड़े ना, ये तो डाई हेलो हो गया ना, अभी तो पढ़े ना मोनो, और हाँ दो हो गए, मतलब ये पूछ नहीं है, ये बनेगा बट ये पूछ नहीं रहा है हमसे। तो ये क्या बनना है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बी आर लगा देंगे, सब्सटीट्यूशन होगा। यूवी लाइट के साथ वैसे भी वही होता है ना, यूवी लाइट में पहले बी आर टू फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। अरे हमने इसका रिएक्शन देखा ना, सी एच फोर वाला, सी एच फोर जब Cl2 का रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या मिलता है, एक एक करके क्लोरीन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ भी वही चीज होगी, जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, वहां रिप्लेस होकर के क्या आ जाएगा वहां पर, ब्रोमीन, मोनो हेलो, ठीक है। तो इसका भी प्रोडक्ट लिख लो। डन। चलो गिव रीजन देखो, तो ये और वाला पार्ट है ना इसी का ही, फर्स्ट वाला तो अपन पढ़े ग्रिग्नार्ड वाला। अरे अनहाइड्रस कंडीशन, ताकि उसको अपन को वाटर से रोक बचाना है, उसको प्रोटॉन वाले सॉल्वेंट से बचाना है ना, ताकि वो चेंज होकर के एल्केन ना बन जाए। अब एल्केन क्या कौन सा बनता है, जैसे अगर आपने CH3 MgBr लिया है ना, तो वो आपके वाटर के प्रोटॉन को रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH4 प्लस, बचेगा क्या, MgBr, और यहां का क्या बचा, OH बचा ना, तो ये बन जाता है MgOH Br, इसको बोलते हैं अपन बेसिक, बाकी क्या है वो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर ये नहीं होता तो MgBr2 लिखते, और उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते। अभी OH का मतलब क्या, एक बेस हो गया ना, बेसिक, तो बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, और मेन प्रोडक्ट तो ये बनता है। तो जो भी हमारा RMgX होगा, अगर ये इन जनरल में बात करूं, अगर RMgX है तो बनना क्या वाला है, RH, क्या बनेगा, RH। जैसे मिथिल में H लगा तो मिथेन बन गया ना, बाकी जो भी आपका हेलोजन था वो आपके MgBr के साथ चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहां देखो नेक्स्ट, alkyl halides give alcohol with aqueous KOH whereas in presence of alcoholic KOH alkenes are formed। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर से पढ़ो, कल किए हैं अपन इसके टाइप के क्वेश्चंस। दो टाइप का KOH पढ़े हैं ना अपन, एक एक्वस वाला और दूसरा, क्योंकि रिएक्शंस अलग अलग होंगे। पहले का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, पहले का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, इसलिए Cl हटा, मतलब हालाइड हटा और OH जुड़ गया, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो RX में से X हटेगा और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये OH लग गया मतलब अल्कोहल बनेगा। और इसमें क्या होने वाला है, एलिमिनेशन। मैंने याद करने बोला है ना आपको कि अल्कोहलिक और एक्वस लिखना है, सिर्फ KOH देख के हर बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिहाइड्रो मतलब एलिमिनेशन कराओगे, तो एलिमिनेशन कराने में क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एल्कीन, ठीक है। तो आप दोनों के रिएक्शन के नाम जरूर लिखेंगे आंसर में ना, कि विथ एक्वस KOH nucleophilic substitution reaction take place resulting in the formation of alcohol, whereas with alcoholic KOH beta elimination या dehydrohalogenation takes place resulting in the formation of alkene, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब पढ़ के आए हो तो बताओ, एलिलिक मतलब क्या था। एलिलिक पढ़े हैं, विनिलिक पढ़े हैं, जेम पढ़े हैं, विसिनल पढ़े हैं, ये सब कॉमनली नोन नेम्स हैं, है ना। विक था एक, विसिनल, ये विसिनल को ही विक बोल रहे थे,
फिर एक विनिल था, फिर एक एलिल था, फिर जेम डाई हालाइड्स बोलते थे। ये दोनों तो डाई में यूज होते हैं ना, ये विक और जेम जब हमारे दो हेलोजन्स हैं तब यूज होते हैं, कि वो आजू बाजू वाले कार्बन में है तो विसिनल, एक ही कार्बन में है तो जेम। अब आते हैं विनिल और एलिल में। वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, नहीं पढ़ के आया तो अभी पढ़ो, जल्दी निकालो कॉपी, कहाँ पे लिखे मिले तो कॉपी में, ये भी तो बहुत बड़ा बात है। एलिल, क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला नहीं है एलिल। हाँ तो फिर नीचे वाला ही होगा, ऊपर वाला नहीं है तो। अरे मीनिंग समझाओ पहले, क्या है? मिला? क्या लिखा है? एलिल में अपन ये देखे थे कि ब्रोमीन उस कार्बन से लगा होगा जो डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, और अगर ब्रोमीन या हैलोजन डायरेक्टली उसी कार्बन से लगा है जिसमें डबल बॉन्ड है तो ये कहलाता था विनिल, और ये कहलाएगा हमारा एलिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये सेकेंड वाला। ठीक है ना? क्योंकि आप देखो ना, ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा है? इसमें। ये डबल बॉन्डेड थोड़ा ना कार्बन, ये उस कार्बन से लगा है जो डबल बॉन्डेड है, तो ये होता है एलिल। और इसमें सीधा उसी कार्बन से अटैच है जो डबली बॉन्डेड है, तो ये विनिल है। अरे हाँ या ना? मिला कि नहीं कॉपी में? अनुष्का, लिखे ही नहीं हो? क्यों? अच्छा, तो एब्सेंट है तो फिर क्या करना चाहिए? चलो बी वाला पार्ट देखो, एक नंबर का ही था बस, उसको और कुछ नहीं करना है ना। चलो बी बी देखो। बी देखो, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत रिसेंट ही पढ़े हम, जल्दी देखो। हाँ, क्लोरोबेंजीन और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कल तो पढ़े हैं ये, कि ड्रास्टिक कंडीशंस कम हो रही है ना, तो उसका रीजन क्या बोलोगे आप? कि नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट स्टेबलाइजेस द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट इन। सर लिखे हैं ना, आप देखो ना कहाँ है। मिला? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ तो पूरा लिए हैं, पर अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि ये किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं तो फिर वो पूरा नोट्स का कोई मतलब नहीं है। सुन रहे हैं क्या? क्लोरोबेंजीन मतलब अपन हेलो अरीन की बात कर रहे हैं। हेलो अरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। प्रांजल, कहाँ है नोट्स में ये? मैं भी एब्सेंट था। तीनों ही नहीं थे ना, तुम तीनों कहाँ थे भाई? तिकड़ी, हाँ, डॉबरनियर्स ट्रायड्स। कौन एवरेज, कौन है? जो एवरेज है बीच वाला। ठीक है चलो, ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, which isomer of C4H9HCl has the lowest boiling point? आइसोमर बोल रहे हैं, पहले आइसोमर सारे बना तो ले इसके। स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, जब तक बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी ढूंढो जल्दी। फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखे होंगे, देखो। नियो मत बोलना, टर्ट है ये। हाँ, नियो में ऐसा होना चाहिए ना सब में, मतलब ऐसा इस टाइप का पूरा कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, और बताओ इसका और क्या बन सकता है स्ट्रक्चर? यही बनेंगे कि और कुछ बन सकता है? बन सकता है ये वाले को यहां लगा दो ना, सीएल को इधर ऐसे, सॉरी, ये भी ठीक है। और कुछ नया? अब बताओ, निकाले प्रॉपर्टी मिली? क्या लिखे हैं? दो तीन पॉइंट लिखे थे बॉइलिंग में अपन ने, कि पहला अपन लिखे थे कि हाँ, हाँ मास का तो लिखे थे कि अगर सब सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। देखो एक एक पॉइंट ऐसा लिखा होगा हमने कि सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट हाइड्रोजन एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आयोडीन वाला ज्यादा मास वाला हो जाएगा, फिर ग्रेटर दी मास
greater will be the van der Waals force of attraction, greater will be the boiling point. बॉइलिंग का मतलब समझो पहले कि दो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में अभी हैं, है ना, उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, लिक्विड में तो ज्यादा ही होगा ना इन कंपैरिजन टू गैस। अब उसको हीट करना है ताकि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटे और ये वेपर बन जाए। अब समझे मैं क्या बोला? तो अट्रैक्शन फोर्स को क्या करना है हमको, और कम करना है बाय हीटिंग, यही तो होता है बॉइलिंग। ठीक है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको अलग करने के लिए। तो अगर सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर मास किसका अलग होगा? जिसमें हैवी हेलोजन लगा हुआ है, जिसमें आयोडीन लगा होगा, और जिसका मास ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मैंने आपको वॉन डेर वाल्स फोर्स समझाया भी था ना कि आपके फिजिक्स के ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आप यही बोलते थे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो यहां भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा उनका बॉइलिंग, उनका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और एक पॉइंट क्या लिखा था हमने कि हैलोजन सेम है पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मास बढ़ रहा है। और एक पॉइंट लिखा था ब्रांचिंग वाला, आइसोमर्स वाला, तो उसमें ब्रांचिंग जिसमें होगी उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। पढ़ो ना पूरा क्या लिखा है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से यही होगा हमारा। अरे लोएस्ट पूछ रहा है ना, हाईएस्ट थोड़ा पूछ रहा है, तो लोएस्ट के लिए यही होगा। ठीक है, तो तीनों का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। तीनों का स्ट्रक्चर नाम दे देना इसको 1, फिर ये आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और फिर रीजन लिखोगे कॉपी से देख कर अभी तुरंत। क्वेश्चन पूरा लिख लो। विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तीनों का स्ट्रक्चर बना करके स्ट्रक्चर नंबर 2 विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स लेस सरफेस एरिया। As surface area increases, boiling point decreases. हो गया। As surface area decreases, boiling point decreases. जिनका हो गया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 11th से ही पूछा था तो बता देते, है ना। Which of the following contains sp2 hybridized carbon bonded to X? बाकी लोग क्या बोलते हैं जल्दी देखो। sp2 बोले तो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, sp3 बोले तो कार्बन कार्बन की सिंगल एंड कार्बन कार्बन की ट्रिपल मतलब sp। बताइए कौन से कंपाउंड में X उस कार्बन से लगा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? इसमें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हाँ, यहां लगा रहता तो आप बोलते कि ये हो जाएगा, पर ये नहीं है ना, ये है। यही विनिल भी है, विनिल अभी एलिल था ना पीछे। अब देखो आप यहाँ पे हेलोजन सीधा उसी कार्बन से लगा है जो डबली बॉन्डेड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर ये sp3 ही है, मतलब बाकी तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड है, सिर्फ इसी में आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दोनों के दोनों। कौन सा वाला? हाँ, ALL है, समझ में आ रहा है? ALL है ना, बिकॉज हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज इन टर्न अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो ए वाला एल। ठीक, बढ़ो आगे। इस टाइप का क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी है। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर? दोनों ही 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री से तो कुछ करना नहीं अपने को, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है। अब बताओ
कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा? आई। साइज बड़ा है, साइज बड़े होने के कारण बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा जब वो बॉन्ड बनाएगा सी के साथ, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने के कारण स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रेंथ कम होगा तो आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। इन शॉर्ट एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। नहीं पढ़े ऐसा कुछ नहीं बोले क्या? आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये वाला करो। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। ये अगेन अभी इसके पहले जैसे मैंने ब्रोमीन देखा था, यूवी लाइट था ना, यहाँ भी आपका क्लोरीन है, यूवी लाइट है। बेंजीन रिंग में कुछ नहीं करना है, जो करना है वो जो CH2 और CH3 वही करना है। अब देखो ये क्लोरीन रिप्लेस तो करेगा इन हाइड्रोजन्स को, है ना, पर अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। याद करिए आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या कार्बोकैटायन होते हैं, इनका 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री वाले भी बनेंगे, उसमें आके Cl जुड़ेगा भी, पर 2 डिग्री वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब कि इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब सब्सटीट्यूशन होगा, बट वो किस में करवा रहे हैं अपन? एक 2 डिग्री वाले में। ये फर्क है बस, वरना ये भी यहां पे भी Cl लगेंगे, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका, और 2 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, और जब बनेगा तो इसका फ्री रेडिकल कैसा बनेगा? यहां पे आएगा फ्री रेडिकल। अपन फ्री रेडिकल बनाते हैं ना, फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन करवाते थे, फिर वो प्रोपगेशन होगा, फिर जाकर के टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बना लो उसको, ये वाला लिख लो, है ना, सेकंड वाला, ऊपर वाला तो हो जाएगा ना। जल्दी करो उसको, फिर नेक्स्ट। डन। देखो क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपन देखे थे ना कि उसका इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जा रहा था रेजोनेंस के कारण। दो क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये तो अपन डोनेटिंग पढ़े हैं ना इसको, बट एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्यों कहला रहा है? बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अगर आप एक स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ क्लोरीन लगाओगे ना, तब अपना ये इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला उसको, सुन रहे? तब ये इस टाइप वाले इफेक्ट को अपन इंडक्टिव इफेक्ट नाम देते थे, याद है आपको? कि जब ऐसा स्ट्रेट चेन हमारे पास कार्बन लगे हुए हैं, तो उसमें जो लास्ट में कॉर्नर में जो लगा हुआ है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे हमारा मिथिल लगा होता ना, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और वो अगर कोई हैलोजन लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। बट इस रिंग की बात अलग है। ये कौन सी रिंग है? ये बेंजीन रिंग है, जिसमें क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अंदर, वरना ये तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। कोई भी हैलोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ही था ना कि टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब वो शेयर्ड पेयर को नहीं छोड़ रहा है, तो अपना लोन पेयर कैसे दे देगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो लोन पेयर ही जा रहा था ना अंदर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो शेयर्ड पेयर को भी अपने तरफ खींचता है। यहाँ वही तो कर रहा है, यही तो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका इसका अपन ने क्या नाम दिया था? दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे, प्लस आई एंड माइनस आई। तो वो किसके रेस्पेक्ट में बात करते हो? उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। जैसे कि CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, भले इसके पास लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, बट वो हाइड्रोजन के कारण वो हाइपर कॉन्जुगेशन करता था ना, ऐसे करके, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देता था, ये H बन के H पॉजिटिव बन के यहीं रहता है। इसको बोलते थे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन।
दिस कार्बन हैज गॉट नो लोन पेयर, फिर से समझना, ये कार्बन के पास जो लास्ट वाला कार्बन है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहला रहा है। उसका रीजन था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाता था और ये H प्लस बन के यहीं रहता था। अब ये यहां आएगा तो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड आएगी। सोचिए ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगी ना और यहां से बॉन्ड गायब हो जाएगी। पर फिर ये H पॉजिटिव यहीं क्यों रहता है, इसको तो चले जाना चाहिए था। बट उसको एक चीज अट्रैक्ट करती है, वो क्या अट्रैक्ट करी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो यहाँ पे पाई क्लाउड आया है। वो पाई क्लाउड के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अट्रैक्ट, ये H पॉजिटिव क्या रहता है, अट्रैक्टेड रहता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे। क्या बोलते थे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों आया यहाँ पे फिर से पिक्चर में, क्योंकि आपने अभी जो काम इस H के साथ किया है ना, आप वही काम इस H के साथ भी कर सकते हो और वही काम ये H भी कर सकता है। कहने का मतलब ये भी बॉन्ड यहां जा सकती है और ये H प्लस बन के यहां रह सकता है, ये भी बॉन्ड यहां जा सकती है और ये H प्लस बन के यहां रह सकता है। तो मतलब 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलते थे इसको। नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस है बट नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों नो बॉन्ड नाम पड़ा, क्योंकि कार्बन और H प्लस के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसलिए नाम क्या पड़ता है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, और क्लोरीन वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे हमारे चेन से उनको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्यों माइनस आई बोल रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया ना तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। तो एक्चुअली में हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉट डोनेटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग ये काम हो पा रहा है। और उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे ज्यादा आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पर। हमने देखा ना जब पूरे पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे हम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे था, ऑर्थो एंड पैरा में, तभी अपन बोल रहे हैं इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर मेन तो रेजोनेंस ही है। ठीक है, सेकंड देखो, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, 50-50। हाँ 50-50 ना, रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है पहले तो याद आना चाहिए कि रेशमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू, हाँ टू एनांटियोमर, दैट टू इन अ 50-50 रेशियो। अगर एक कम होता दूसरा ज्यादा होता तो हम बोलते कि हाँ ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो जब लाइट एंटर करेगी तो डेक्सो रोटेटरी वाला एनांटियोमर उसको राइट रोटेट कर देगा, और फिर जब यही राइट रोटेटेड लाइट लिवो से मिलेगी, लिवो वाले एनांटियोमर से मिलेगी, तो उसको वो लेफ्ट रोटेट कर देगा, तो वो वापस से सीधे ही बाहर आएगी जैसे वो एंटर करी थी। दैट इज द मिक्सचर इज शोइंग नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। भले उसके अंदर के दोनों एनांटियोमर्स राइट और लेफ्ट रोटेट कर रहे होंगे, बट द रिजल्टेंट इज दैट कि वो लाइट जैसे गई थी वैसे ही बाहर आ रही है। तो उसी इससे तो बोल रहे हैं ना ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ गए ना। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, एलिल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिड मोर रेडिली देन एन प्रोपिल क्लोराइड। पहले तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर बाद में बात करेंगे, है ना। हाँ क्या बोले, रेडिली मतलब फास्टली, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। एक एलिल क्लोराइड है और दूसरा एन प्रोपिल क्लोराइड है। एलिल क्लोराइड में एग्जांपल आप ये ले सकते हो क्या, ये वाला देखो, एग्जांपल हो सकता है एलिल हाइड्राइड का। और इसके लिए एन प्रोपिल तो सिंपल है ना, ये हो गया एन प्रोपिल, स्ट्रेट चिन्ह वाला। अरे प्रोपिल दिया है ना, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे और एन मतलब स्ट्रेट चेन, और क्लोराइड लगा दिए। तो एलिल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडिली देन एन प्रोपिल क्लोराइड। इसका रीजन भी रेजोनेंस ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। इसका रीजन लिख लो, इसका आंसर लिख लो एलिल क्लोराइड का। क्वेश्चन लिख लो पहले, एलिल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडिली देन एन प्रोपिल क्लोराइड। पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा एलिल में ये गलत बना दी क्या, एलिल अब सही है ना, विनिल बना दिया था मैंने। अरे एलिल आपको अभी तक याद नहीं हुआ क्या, कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से है। ठीक है, तो यहां होगा रेजोनेंस ना, काइंड ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम है। हाँ उसका आईयूपीएसी में 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ क्वेश्चन लिख लिए, लिख लो नीचे। बिकॉज ऑफ दी बिकॉज ऑफ दी
resonance stabilization of, because of the resonance stabilization of, because of the resonance stabilization of allyl carbocation, allyl carbocation, allyl carbocation, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये अगला पेपर आया है, देखो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, पहले बताओ रिएक्शन कौन सा हो रहा है। केसीएल लेते हैं तो केसीएल का क्या करते हैं अपन, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। सीएन लगेगा ना, एजीसीएल लेते तो एनसी लगता, केसीएल लेते तो सीएन ही लगेगा, बट कहां लगेगा ये क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के कार्बन है ना, एक तो यहाँ पे सीएल हट के यहां लगे, या तो यहाँ का सीएल हट के यहां लगे, या तो दोनों का हट के लगे। तो बताओ क्या होगा आंसर। हर टाइप के ऑप्शन दिया आपके पास ना, यहाँ पे दोनों को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे इसको नहीं किया इसको किया है, और यहाँ पे इसको किया इसको नहीं किया है, और यहाँ पे ये तो एकदम सरासर गलत है ना। सीएल ही हटेगा ना, सीएल की जगह तो सीएन आएगा। हाँ, सब सी बोल रहे हैं, वाई नॉट ए, कहा एनसी लगा, सीएन ही तो लगा है वो भी। अच्छा तू ऐसे पढ़ेगा तो एनसी पढ़ रहा है, वाह। एनसी मतलब ऐसा नहीं होता भाई, एनसी मतलब ऐसा होता है, बॉन्डिंग एन से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये आ गया क्वेश्चन, तो तुम इसको एनसी समझ लेते, ये सीएन ही है भाई। कोई और किसी को लग रहा है क्या एनसी है ना, एकदम फ्रीली बोलो, मतलब शर्माने का जरूरत नहीं है ना। वो दिख तो रहा है एनसी भाई, गलत हो ना बोला उसने, एनसी है वो, पर एक्चुअली वो सीएन है ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि कार्बन जुड़ा है ना उससे, अगर नाइट्रोजन जुड़ा होता है यहां से तो ये एनसी होता, ये सीएन ही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्यों एक क्यों नहीं हो सकता। हाँ मतलब क्योंकि आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना आसानी से नहीं होगा, और आपने ऐसा कुछ कंडीशन लिया भी नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन की वो भी हो जाए। तो कौन सा होगा जो इजीली हो रहा है, वो कौन सा है हमारा, सिर्फ ये वाला 1 डिग्री में, 1 डिग्री है ना ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये। हाँ मतलब फर्स्ट वाला ये बोल रहा है कि सारे क्लोरीन रिप्लेस हो गए, पर सारे क्लोरीन एक जैसे नहीं है। ये वाला क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, यानी कि हेलो एल्केन है वो, और ये वाला हेलो अरीन है, ठीक है। सेकेंड वाला तो पता है आपको, जल्दी पढ़ो पहले सेकेंड वाला, अभी बताया था ना मैं। फॉस्डीन वाला यही क्वेश्चन आया है ऐसे गिव रीजन में, तो फॉस्डीन का लिखना है ना। COCl2 उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो वो एयर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों चीजें लिखनी है, तभी तो बोला है डार्क कलर्ड क्लोज्ड बॉटल। क्लोज बिकॉज एयर नहीं जाना चाहिए, डार्क बिकॉज लाइट भी नहीं जाना चाहिए। तो दोनों चीजें अपन को अपने आंसर में भी लिखनी है कि इन क्लोरोफॉर्म oxidizes in the presence of air and sunlight to a poisonous gas called, हाँ, फॉस्डीन कार्बोनिल क्लोराइड उसका जो नाम है, कॉमनली नोन एज फॉस्डीन, विच इज अ पॉइजनस गैस। तो दैट इज व्हाई वी स्टोर। पहला वाला बताओ अगेन, ये तो वही क्वेश्चन हो गया क्या, बस वहां पे ये ऐसा लिखा हुआ था, याद आ रहा है अभी, बस यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला दे दिया है, वही होगा फर्स्ट वाला ही, बिकॉज आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। समझ गए ना ये, हाँ? हाँ ठीक ठीक समझ। पहले देखो, ये दोनों बनना चाहिए यार। What type of nucleophilic substitution SN1 or SN2 occurs in the hydrolysis of 2-bromobutane to form plus minus butane to all? Take your time, time लो आराम से। आज चॉकलेट नहीं है मेरे पास। प्लस माइनस बोले तो क्या था ये, रेसमिक मिक्सचर, हाँ। SN1 क्या होगा ये, SN1 proceeds with racemization, SN2 proceeds with inversion of configuration।
तो यहाँ इन्वर्जन नहीं हुआ है, आपने शुरुआत की थी 2 ब्रोमोब्यूटेन के साथ। मुझे नहीं पता 2 ब्रोमोब्यूटेन आपका डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, नहीं पता, पता भी नहीं करना है। पर रिएक्शन होने के बाद एक मिक्सचर मिला है जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो 50-50% है, प्लस माइनस से डिनोट करते हैं ना उसको। अगर ये बोलता कि ये प्लस था ये माइनस हो गया तो आप बोलते SN2 हुआ इसके साथ, क्योंकि इन्वर्जन हो गया ना। आपने शुरुआत की थी डेक्स्ट्रो वाले कंपाउंड के साथ, आपको कंपाउंड अब क्या मिल रहा है प्रोडक्ट वाला, वो लीवो है, यानी वो आने वाली लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा है, जबकि आपका कंपाउंड जो रिएक्टेंट था वो राइट रोटेट कर रहा था। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो लेफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन होता है ना, मिरर इमेज, और एनांशियोमर्स तो वही होते हैं, दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अरे किरालिटी, और ये है ना किराल 2 ब्रोमो, ये इसी का तो एग्जांपल हमने भी लिया था। 2 ब्रोमोब्यूटेन बना के देखो, ये किराल सेंटर है इसमें, यही वाला है किराल सेंटर। एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, एक ब्रोमीन है और एक क्या है H। तो यही तो ढूंढते हैं ना अपन सबसे पहले कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर हमारे कंपाउंड में एक एसिमेट्रिक कार्बन है, और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो चारों अलग चीजों से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि ये कंपाउंड किराल है, इट हैज गॉट अ किराल सेंटर। क्लियर है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? SN1। गिव रीजन में पूछा है तो क्या बोलोगे कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसमाइजेशन, और ये जो बना है ये रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है ना? 2 नंबर का है ऊपर वाला ना, और नीचे वाला 1 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा नहीं, ये बचा है ना सेकंड वाला, हाँ बताओ। रिएक्शन का नाम वुड्स-फिटिंग। आपने एक लिया है हेलो एल्केन और दूसरा लिया है हेलो अरीन। अकेला हेलो एल्केन होता तो वुड्स होता, दोनों हेलो अरीन होते तो फिटिंग होता, अब दोनों है तो वुड्स फिटिंग होता। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है हमारा। कंपाउंड क्या बनने वाला है? बेंजीन का बेंजीन रिंग ले लेना, मतलब क्लोरोबेंजीन का बेंजीन रिंग ले लेना, और इसका मिथिल ले लेना, क्या बनेगा? टॉल्यूइन। कपलिंग रिएक्शन, जहां से दोनों आपके क्लोरीन ब्रोमीन निकलने वाले हैं वहीं से या आकर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ट्राई। ये पहचान है रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट पेपर ये आते हैं, SN1 SN2 आप देखो ना, हर पेपर में पूछा है कोई ना किसी तरीके से, या तो MCQ के फॉर्म में, या तो अभी आपने देखा रेसमिक मिक्सचर वाला क्वेश्चन था। Which alkyl halide from the given option will undergo SN1 reaction faster? SN1 बोल रहा है, SN1 मतलब वो 3 डिग्री वाला है ना। देखो कैसे याद रखोगे इसको SN1 को, क्योंकि 1 मतलब कि उसका एक स्टेप का जो रिएक्शन था, जो फास्ट जो स्लो स्टेप था, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, और एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था तो एक अकेले से तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, मतलब ये टाइम ले रहा था। ये फर्स्ट जो कार्बोकैटायन बनाता है, और फिर सेकेंड स्टेप में उसी कार्बोकैटायन में हमारा हैलोजन आकर के अटैक करता है, जो फास्टर स्टेप था। समझ रहे हैं? तो ये वाला कौन सा है हमारा? SN1 होता है ये। SN2 कैसे याद रखोगे? इसके एक रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे। दोनों एक साथ क्यों आ रहा था? क्योंकि पीछे से जगह थी, है ना, पीछे से जगह थी तो वो आ रहा था। अब 3 डिग्री वाले में तो पीछे उसको जगह मिलने नहीं वाली, तो ये क्या करेगा? SN1 करेगा। ये 3 डिग्री अल्किल हैलाइड आपका, ये क्या है आपका? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले तो वैसे ही नहीं देने वाले SN1, ये तो SN2 देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फास्टर, यही वाला देगा 3 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पक्का? क्या हो गया? देखो ये एक ही पेपर में ये भी SN1 SN2 का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी ये SN2 का ही क्वेश्चन पूछा है। ये कितने बार देगा यार? अभी तो था, है ना? ये तो पिछले पेपर का ही क्वेश्चन था ना, मतलब सेम। हाँ, हाँ, पर उसमें कार्बन ज्यादा थे ना। और दूसरा वाला देखो जल्दी से, दूसरा वाला चारों का स्ट्रक्चर बनाओ पहले। एक ब्यूटेन है, एक 1 ब्रोमोब्यूटेन है, एक 1 आयोडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन है। जरूरत है क्या स्ट्रक्चर बनाने की? एक तो ब्यूटेन है, इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, सबसे कम मास वाला यही होगा ना। फिर जब हेलोजन लगना चालू हुआ तो सबसे हैवी हेलोजन कौन सा लगा? आयोडीन वाला, तो सबसे ज्यादा मास इसी का होगा। तो मास बढ़ेगा तो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, सबसे पहले कौन आएगा? ये, उसके बाद क्लोरो वाला, फिर आपका ब्रोमीन वाला, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आयोडो वाले का। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
आपसे नहीं बोलेगा कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, नहीं बोलेगा, उसको अप्लाई करना है आपको यहां पर, ठीक है। आईयूपीसी नेम, थ्री ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो आएगा ना, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन, हाँ। फिर बी वाला पार्ट देखो, हाँ। इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो इंक्रीजिंग छोटे से बड़ा होता है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो उसी का होगा ना। मास बढ़ेगा, वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा ना, मतलब ब्रांच तो किसी में नहीं है, सब में तो 1 में लगा हुआ है, सब में तो यही लगा है ना, ये चार चार कार्बन तो सबके पास है। यहाँ पर किसी के पास Br लगा है, यहाँ किसी के पास I लगा है, यहाँ किसी के पास क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। और ब्रांच भी वाले भी, मास भी तो देखोगे ना, मास। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कल देखे थे अपन, देखो जल्दी से। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी का मतलब यही था ना कि ड्रास्टिक कंडीशन हम धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। तो गिव रीजन टू एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट, उसका अपन रीजन यही लिखेंगे कि नाइट्रो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो आना ही चाहिए आंसर में हमारे। नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रो ग्रुप बीइंग अ इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप, तो जब ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, मेटा पे नहीं है ना, जब ऑर्थो या पैरा पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को वो स्टेबलाइज करेगा, मतलब अपने अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी है उसकी। तो मतलब जब पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो ये आपका नाइट्रो लगा हुआ है, देखो ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, लाइक दिस, ठीक है। मेटा में अगर लगा दोगे तो मेटा में तो ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, क्लोरीन तो उसको बस ऑर्थो या पैरा में या ऑर्थो में भेजता है, तो इसलिए हमारा जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, नाइट्रो का इफेक्ट, नॉट एट द मेटा पोजीशन। तो उसका रीजन बस यही दो चीज लिखोगे, पहला कि नाइट्रो ग्रुप आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट स्टेबलाइजेस द इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बस, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन इथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। हाँ, इथी बनेगा, है ना, पर रिएक्शन लिखना है अपने को, और वो भी बताना है कि पहले क्या होगा, मतलब हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ये सारे वर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर में, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा ये बताना है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और फिर रिएक्शन करके दिखा देना क्या है, रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH2Cl प्लस अल्कोहलिक KOH गिव्स, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H, क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सैंडमेयर, हाँ हमने पर साइनाइड का नहीं देखा है, हमने देखा है किसका, Cl का, यहाँ पे होता था CuCl एंड HCl, ऐसे पढ़े है ना, देखो पीछे देखो रिएक्शन जल्दी से जाके, इसका क्या नाम दिए थे अपन, डाइएजो, सैंडमेयर। हाँ एक्चुअली ये क्वेश्चन अमाइन चैप्टर का हो गया, ये अभी इसमें आ गया, पर अपन पढ़े हैं सैंडमेयर, तो इसलिए मैंने डाल दिया था इसमें, HBr, हाँ। यहाँ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये वाला यहाँ नहीं जुड़ता है, जो इनके साथ होता है ना वो यहाँ जुड़ता है, ये अपन वहां बोला भी था मैंने, कि आप अगर मिला आप लोगों को रिएक्शन, बेंजीन के दो तीन ही प्रिपरेशन तो देखे अपन, एक न्यूक्लियस में लगने वाला, एक साइड चेन वाला, और एक सीधा न्यूक्लियस में लगने वाला बाय सैंडमेयर, डाइएजो कंपाउंड। तो डाइएजो कंपाउंड क्या था हमारा, ये था N2Cl नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पर आप अगर HCl के साथ TuCl लोगे तो ये Cl यहाँ लगेगा, अगर इसकी जगह आपने Br लिया होता तो ये Br लगता है यहाँ पर, मतलब इट इज दी हैलोजन, इट इज दिस हैलोजन, है ना, इट इज दिस हैलोजन जो वहां लगता है,
नॉट दिस हाइड्रोजन जो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडमेयर। हाँ, ये अलग तरीके से पूछ लिया। आंसर इज सी, फॉस्जीन। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। ठीक है ना? वो नोट्स को चिपका लेना भाई, मैं तो घूम जाएगा इधर उधर ना। हाँ, ये देखो तो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विथ एस्टेरिस्क, ये जो है ना, इस किराल, कोई एसिमेट्रिक कार्बन कोई है क्या? अच्छा, मल्टीपल है क्या? सॉरी। तो 4 नहीं है ना, बाकी तो सब दिख रहे हैं। डी बता क्या है? व्हाट इज डी? कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाँ, नहीं, तो ऐसे नहीं लिखते, वो फिर प्लस लिखते हैं ना। ऐसे अटैच होता है क्या डी? डी क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? कहना क्या चाहते हो? अरे डी क्या है? आप लोग नहीं पूछे तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या है? डीथेन? अच्छा, डी क्या है पूछ रहे हो? अरे डी हाइड्रोजन का आइसोमर है, ड्यूट्रियम। फिजिक्स में नहीं भैया, पहले केमिस्ट्री में पढ़े हैं उसको। हाँ, पर वो वही है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, हैवी वाटर बोलते थे ना। पढ़े हो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर फिजिक्स में? तो फिर कहाँ पढ़े हो फिजिक्स में? क्या था क्वेश्चन? सर, हमको आंसर नहीं पता रहता, आप क्वेश्चन पूछ दे रहे हो। D2O ना, मतलब ये जैसे आप वाटर में H2O है ना, तो D2O भी होता है, हैवी वाटर बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप थे ना, 1H1, 1H2 एंड 1H3। कभी 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 T लिखा रहेगा तो वो ट्रीटियम होगा, है ना। इस वाले को ड्यूटियम बोलते हैं, ये प्रोटियम होता है और ये ट्रीटियम होता है। इट इज एन आइसोटॉप ऑफ, आइसोबार सॉरी, आइसोटॉप, आइसोटॉप आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? चलो वापस बैक टू क्वेश्चन। ए है ना? हाँ, 4 तो नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि दो एक जैसे ग्रुप हो गए ना यहाँ पे। रीजन क्या है इसका? दो एक जैसे ग्रुप है, इसलिए ये वाला आपका किराल नहीं है। बाकी तीनों किराल है। यहाँ पर भी तीनों, यहाँ चारों अलग अलग है, यहाँ भी चारों अलग अलग है, और ये भी चारों अलग अलग है। ठीक, चलो नेक्स्ट। पहले पेपर में आया है क्वेश्चन रीजन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। सही है। SN2 में तो होता है ना, पीछे से बैक अटैक करेगा तो इधर होगा। द रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये गलत है। कार्बोकैटायन SN1 में बनता है, SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट आता है, याद है कि ये आपका मिथिल ग्रुप था, ये Cl है, समझ लो। ऐसा कुछ है ना, यहां से OH नेगेटिव आके अटैक करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे कार्बन एक से छूट रहा होगा और दूसरे से जुड़ रहा होगा। तो इसको तो ट्रांजिशन स्टेट नाम दिए थे अपन, है ना। कार्बोकैटायन तो SN1 में बनता है, जहां फर्स्ट स्टेप में 3 डिग्री अल्किल हालाइड ब्रोमीन या क्लोरीन को हटाएगा और बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन इन द फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप। और सेकेंड स्टेप में आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा फिर? असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ जब जब बोल रहा है रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, तो इसी की बात कर रहा है ना। SN2 की ही बात हो रही है यहाँ पर भी। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा था ना कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाता कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बी इज नॉट द रीजन ऑफ योर असर्शन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पर अभी यहाँ पे तो बोल दिया द रिएक्शन प्रोसीड, तो वो इसी रिएक्शन की बात कर रहा है। इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होता है। हाँ, रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन या फिर विद ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा कुछ लिखा है तो ये फिर ट्रू हो जाता। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऑप्शन क्या है आपका? सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। वो सी होता है ना, डी आपका असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू।
हाँ, ये भी कई बार आता है क्वेश्चन कि AgCN के साथ साइनाइड बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो अपन इसका रीजन, हाँ, आयनिक और कोवेलेंट, कि KCN जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, वेयर AgCN जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो वाटर में जाने के बाद ये तो ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, तो कार्बन उसको मिल जाता है अटैच होने के लिए, तो R के साथ CN अटैच हो जाता है। पर यहां पे बीइंग कोवेलेंट आयनाइज नहीं होता, तो N अवेलेबल है, C तो अवेलेबल नहीं है, तो R के लिए कौन अवेलेबल है, तो वो N के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, बाद में फिर को खींच लेगा उससे। ठीक है, तो इसका रीजन बस वही है कि AgCN बीइंग कोवेलेंट, तो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है हमारे पास, कार्बन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलिल क्लोराइड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN। अभी इसका रीजन वो पीछे देखे था ना आपकी, रेजोनेंस हो रहा है, ये भी क्वेश्चन था, एलिल क्लोराइड और N प्रोपिल, जो मैंने आपको लिखवाया भी अभी, ये वही है रेजोनेंस। ठीक है, और हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। कितने रीजन लिखे हैं इसके अपन, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से जल्दी से। हाँ, 3 रिएक्शन लिखवाया मैंने, 3 रीजन, एक था हमारा रेजोनेंस, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। देखो कहां है जल्दी, मिला। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन जहां चालू किए थे ना, सबसे पहले अपन यही पढ़े थे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। क्या हो तो आज शांत एकदम, धीरे धीरे कान में बोल रहे हैं। क्या हो गया, ठीक है, क्या हुआ, सांस ली, अच्छा, खत्म नहीं, इतना ही पढ़ ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से अपन वो चालू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स।